साथियों, जय मूल निवासी साथियों, ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा वह प्रकाश के समान है। जो समाज ज्ञान, बुद्धि, विवेक और शिक्षा से ओतप्रोत है, उसका प्रगति सुनिश्चित है। उसको विकास करने या प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता है। और ये बात हमारे मूल निवासी के पूर्वजों से ज़्यादा अच्छी तरह से विदेशी आक्रांता जानते थे। इसीलिए तो हमारा जो समता, स्वतंत्रता, भाईचारे युक्त, शांति प्रिय समाज था, उसे उन लोगों ने नष्ट करके तहस और नहस कर दिया। और हमारी जो गरिमामय इतिहास थी, जो हमारा विरासत था, उसको इन लोगों ने, आर्य यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिया। और उसके बाद उन लोगों ने सबसे पहला एक काम कर दिया कि मूल निवासियों को शिक्षा, संपत्ति और शस्त्र के अधिकार से वंचित कर दिया। चूँकि ये लोग जानते थे कि यदि इन लोगों को शिक्षित किया जाएगा तो हम लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं, कभी भी इन लोगों पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन लोगों ने सबसे पहले हमारे शिक्षा पे पाबंदी लगाई। और जब मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुष ने शिक्षा के लिए जब जब आंदोलन किया, तब तब इन लोगों ने उसे षड्यंत्र पूर्वक कुचलने का काम किया। राम ने शंभुक ऋषि का गर्दन काट करके फेंक दिया, क्योंकि उन्होंने भी शिक्षा के अधिकार पे अपना हक जताया था। चित्तौड़ में संत रविदास का इन लोगों ने हत्या कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। एक ऐतिहासिक घटना है, जब 1848 में ज्योतिबा राव फूले ने शूद्रों को और अति शूद्रों को शिक्षित करने के लिए स्कूल खोला, तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा। क्योंकि वो जानते थे कि जब मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में कोई शिक्षित ही नहीं रहेगा तो इन लोगों को शिक्षित कौन करेगा। तो इसलिए जब उन्होंने स्कूल खोला तो फिर ब्राह्मणों का विरोध का सामना करना पड़ा, और उसमें उनका सहयोग उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने दिया। और जब 1883 में सयाजी गायकवाड़ महाराज ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था, जब उन्होंने शूद्रों को और अति शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला, तो ऊंची वेतन पे भी ब्राह्मण शिक्षक नहीं मिलते थे। क्योंकि उस समय रियासतें थी और राज अंग्रेजों का था, तो शंभुक ऋषि के जैसा वध तो नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने शूद्रों को शिक्षा देने से मना कर दिया कि हम इन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं दे सकते। मजबूर होकर के सयाजी गायकवाड़ महाराज को मुस्लिम टीचरों का सहायता लेना पड़ा। तो उस समय राजा महाराजाओं को भी दीन में शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। आम जनता की बात कौन करे। एक सच्ची घटना है, महाराष्ट्रियन शब्दकोश के पृष्ठ नंबर 644 पार्ट 60 में लिखा गया है कि छत्रपति साहू जी महाराज को भी शिक्षा लेने के लिए रात में अध्यापकों का मदद लेना पड़ता था। उनको भी दिन में शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। तो जब राजा महाराजाओं को शिक्षा लेने का अधिकार दिन में नहीं था, तो आम जनता की बात कौन करे। लेकिन उसी समय एक और ऐतिहासिक घटना घटती है कि 1857 के असफल आंदोलन के बाद जब भारत में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट कायम होती है, तो उन्होंने 2 आदेश पास किया। पहला आदेश कि जो सरकारी स्कूल सरकारी पैसे पे खोला जाएगा, उसमें सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। और दूसरा आदेश उन्होंने पास किया कि जो स्कूल हैं, उन स्कूलों को यदि सरकारी सहयोग दिया जाएगा, सहायता दिया जाएगा, तो उनमें भी सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, और वो भी बिना किसी भेदभाव के। तो
ये वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना थी। उस समय शूद्रों को, अति शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन अंग्रेजों आदेशों ने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा देने का एक ऐतिहासिक कदम था और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। वास्तव में ये आधुनिक शिक्षा के लिए, आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ये एक तरह से अमृत तुल्य था। और इन दो सरकारी आदेशों को उस समय कार्ल मार्क्स ने पहचाना। और जब हमारे देश में सवर्णों को शिक्षा केवल प्राप्त करने का अधिकार था, तो हमारा देश पूरा अंधविश्वास में डूबा था। और जब मूल निवासियों को शिक्षा का अधिकार मिला, तो मूल निवासियों ने भी दिखा दिया कि हम भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे मनीषी पैदा कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन और बर्नार्ड शॉ ने तारीफ के शब्दों में पंक्तियाँ लिखी कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्व के 6 समाज सुधारकों में एक हैं। तो जब मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला, तो इन लोगों ने भी दिखा दिया कि हम भी के.आर. नारायण जैसे राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, गवर्नर, मुख्यमंत्री, इकोनॉमिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पे अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। वो भी तुम लोगों से अच्छी तरह से निभा सकते हैं, जहाँ समता, स्वतंत्रता और भाईचारे युक्त समाज होगा। तो जब अंग्रेजों ने हमें अधिकार दिया शिक्षा का, तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने अपनी प्रतिभा को दिखा दिया, अपने मेधा को दिखा दिया। लेकिन जो अंग्रेजों ने 1858 में जो शिक्षा का प्रादुर्भाव किया था, आज हमसे वह बहुत ही षड्यंत्र के तहत छीना जा रहा है। कैसे? जब तथाकथित आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मॉडर्न नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया बनाया। सदियों से दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा का लाभ और शिक्षा का फल सभी लोगों को मिलना चाहिए, और इसे और ज़्यादा शक्ति देने के लिए संविधान में आर्टिकल 29 लिखा और संविधान में अनुच्छेद 46 डाला और राज्य सरकार को ये शक्ति दिया कि राज्य सरकारें यदि चाहती हैं तो अपने बजट में स्पेशल बजट करेगी, जो शूद्रों को, अति शूद्रों को, जिसे वर्तमान में SC, ST, OBC माइनॉरिटी कहते हैं, उन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगी, उन लोगों के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेगी। और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तो संविधान के अनुच्छेद 15(4) में इसका व्याख्या भी किया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण, पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए दिया जाता है। तो संविधान का अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 15(4) इस बात की पैरवी करता है कि शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को मिलना चाहिए। और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1983 में जजमेंट दिया कि गवर्नमेंट विल इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सरकार का एक कर्तव्य होगा, दायित्व होगा कि देश के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से फ्री में शिक्षा देगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 1983 का जजमेंट है। और दूसरा जजमेंट 1993 में आया कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को 14 वर्ष की उम्र तक उनको फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 41 में तो सभी व्यक्तियों को मान, सम्मान, स्वाभिमान और शान से जीने का अधिकार भी दिया है। तो जो शिक्षा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन नेशनल पॉलिसी है, संवैधानिक शिक्षा एक राष्ट्रीय नीति है। तो जब राष्ट्रीय नीति है, सभी लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे देश में आज करोड़ों लोग अशिक्षित क्यों हैं? इसके पीछे का कारण है कि ब्राह्मण हमें अशिक्षित बनाने के लिए, शिक्षा से वंचित करने के लिए आज भी क्या करता है, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं उसको टीचर पढ़ाने के लिए तो ले जाता है, लेकिन खेत में काम करवाता है। आज भी आदिवासी क्षेत्रों में, सुदूर गाँव में ये देखने को मिलता है।
और कहता है कि तुम पढ़ लिख करके क्या करोगे, अरे तुमको तो हम वैसे पास कर देंगे। फिर वह क्या करता है, नकल करा करके पास करा देता है। वैसे भी सरकार का आदेश है कि कक्षा 8 तक किसी को फेल नहीं करना है, तो फिर पास हो जाता है। तो बाद में जब हाई स्कूल का परीक्षा देना पड़ता है बोर्ड का, तो जो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, जो नक करके पास है, तो क्या होता है, फेल हो जाता है। और जब फेल हो जाता है तो दोबारा नाम लिखा के पढ़ता है, दोबारा भी फेल हो जाता है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी किस्मत में विद्या माता नहीं है, चलो हमारे साथ आप काम करो। तो जो प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन है, शिक्षा है, वह मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को मजदूर बनाने का एक कार्यक्रम है। हमको शिक्षित करने का नहीं, बल्कि हमें मजदूर बनाने के लिए, हमारे बच्चों को मजदूर बनाने की एक फैक्ट्री है। और उधर सरकार क्या करती है कि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है और प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का कर दिया है। और उसमें इतना ज़्यादा फीस मांगी है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के पहुंच से बाहर हो गया है। वे पैसा फीस दे ही नहीं पाते हैं। और कोई पढ़ लिख लेता है, अगर आगे भी बढ़ गया है, तो फिर जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है और जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा है, उसका लोग कंपटीशन कराते हैं। तो कंपटीशन जब करवाते हैं, तो चूँकि हमारा बच्चा शुरू से ही प्राइमरी में पढ़ा है, उसको उतनी जानकारी नहीं हो पाती है, कंपटीशन कराता है, तो हमारे बच्चे थोड़ा सा कम मार्क पा जाते हैं। तो वही ब्राह्मण कहता है कि ये लोग नालायक हैं, ये लोग लायक ही नहीं हैं, ये पढ़े लिखे ही नहीं हैं। यानी हमको वो नालायक करता है, कहता है अपने खुद वो नालायक है और हमको नालायक कहते हैं। दोस्तों 1997 में सरकार बजट लाई और लाखों करोड़ों का बजट तैयार की कि हम प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन को सही करेंगे, सुचारू रूप से संचालन करेंगे। लेकिन 2001 और 2003 तक आते आते समाप्त तो कर दिए, सब बिल्कुल समाप्त हो गया। और नहीं, जो पहले से बजट शिक्षा पे दिया जा रहा था, उसको भी ये दिन प्रतिदिन घटाते गए, जिससे हमारा जो है कि प्राइमरी स्तर का एजुकेशन और उच्च शिक्षा का एजुकेशन समाप्त कर दिए, खराब कर दिए, प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा दे दिए, हमको मजदूर बना करके ये लोग रख दिए। और उधर देखिए, जब प्राइमरी स्कूल का स्थिति खराब है, यहाँ पढ़ाते नहीं हैं मास्टर हमारे बच्चों को, और इधर जो है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छा शिक्षा देते हैं। लेकिन वहीं देखिए, जब हायर एजुकेशन की बात आती है, मेडिकल का प्रोफेशनल एजुकेशन की बात आती है, इंजीनियरिंग की बात आती है, तो वही जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे, वही जा कर के वहाँ पे सरकारी स्कूल खोजते हैं। वहाँ जो है कि सुधार हो जाता है शिक्षा में। लेकिन प्राइमरी स्तर तक जो है कि प्राइमरी से लेकर के इंटर तक जो है कि प्राइवेट में लोग पढ़ाना चाहते हैं, और हायर एजुकेशन में सरकारी स्कूल खोजते हैं। क्यों वहाँ जो है कि सस्ता कर दिया है पढ़ाई। इसलिए कर दिया है कि अब तो जो है कि 12 तक जाते जाते 10-12 तक जाते जाते मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे टाँय फिस हो जाते हैं, शिक्षा से बाहर हो जाते हैं, जा नहीं पाते हैं। तो जो सवर्णों के बच्चे जब जाते हैं हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में, तो उनको विशेष रूप से सुविधा देने के लिए वे लोग जो है कि सरकारी स्कूलों को खोजते हैं। वहाँ विशेष फ़ायदा मिलता है, कम पैसे में लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचने के पहले ही हमारे ऊपर इतना फीस का भार लाद देते हैं कि हम लोग फीस दे नहीं पाते हैं, और हमारे बच्चे उच्च शिक्षा से, प्रोफेशनल शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ये जो प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन है, तो ये मजदूर बनाने का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन में जब बच्चे जाते हैं तो सरकारी स्कूल खुजते हैं, वहाँ व्यवस्था ठीक ठाक से चलती है, तो फिर प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को क्यों नहीं सुधारा जा सकता है? इसको तो सुधारा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। इसके पीछे यही षड्यंत्र है कि शुरू से ही मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चों के दिमाग पे ताला लगा दिया जाए और उनको हाई स्कूल और इंटर तक ही शिक्षा से बाहर कर दिया, ताकि ये हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन तक पहुंच ही ना पावे। तो सरकार जो प्राइवेटाइजेशन किया है, 1 से 12 तक बच्चों का ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो इसके पीछे का कारण है कि मूल निवासी बहुजन समाज को उच्च शिक्षा से वंचित किया जाए। इसी के लिए प्राइवेटाइजेशन का ये लोग बढ़ावा दिए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जब तक मूल निवासी बहुजन समाज की सरकार नहीं आती है, तब तक हमारे शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता है। हम बेशक दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन करते रहें, चक्का जाम करते रहें, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती है, और नहीं वह लाठी के बल पे पुलिस के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, पैरामिलिट्री के द्वारा हमारे आंदोलन को कुचल देते हैं। और अब हमारे देश में
अप्रत्यक्ष रूप से मनुस्मृति लागू करने का ये लोग प्लान बना दिए हैं और लगभग लागू ही हो चुका है। इस बात को हमें समझना होगा और समझ करके हमें इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए अपनी सरकार बनानी होगी और इन ब्राह्मणों सवर्णों को वोट नहीं देना है, अपनी सरकार बनाना है, तभी हमारी समस्याओं का समाधान हो सकती है। तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।